अब अपन देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में, ठीक है ना, जॉइंट सेक्टर के बाद। मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉरपोरेशन मीन्स दोज कंपनीज हुज बिजनेस इज स्प्रेड ओवर इन मोर देन वन कंट्री। अब मल्टीनेशनल कंपनीज किसको बोलते हैं? वो बिजनेस, वो कॉरपोरेशंस होते हैं जिनके जो ब्रांचेस होते हैं, जो बिजनेस रहता है वो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में रहता है, ठीक है ना। दिस देयर एरिया ऑफ वर्किंग इज़ इंटरनेशनल, मतलब वो कई कंट्रीज़ में उनका बिजनेस रहता है तो इंटरनेशनली वर्क करते हैं, ठीक है ना। इनका एरिया जो रहता है इंटरनेशनल रहता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। they are incorporated in one country but area of working is not limited to one country। देखो इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर, जहाँ पे भी रजिस्टर हुए हों वो एक कंट्री में रजिस्टर हुए होंगे, बट उनका जो वर्किंग एरिया रहता है वो लिमिट नहीं रहता वन कंट्री में, वो कई कंट्रीज़ में लिमिट हो सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप रखोगे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की। वो मल्टीनेशनल कंपनीज कॉरपोरेशन जो फैली रहती हैं एक से ज़्यादा कंट्री में, ठीक है। रजिस्टर वो भले ही इनकॉर्पोरेट वो वन कंट्री में होती है, बट उसका जो एरिया, वर्किंग एरिया रहता है वो एक कंट्री से ज़्यादा रहता है, ठीक। अब देखो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ ग्रेट इन गेटिंग फॉरेन कैपिटल। अब देखो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रेट क्यों रहता है? क्योंकि आउटसाइड दी कंट्री, मतलब अलग अलग कंट्री में रहते हैं तो अलग अलग कंट्री के लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल इससे ज़्यादा मिलता है, फॉरेन कैपिटल, बाहर के लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन रिसेंट ईयर दे हैव स्प्रेड देयर वर्किंग इन अवर कंट्री इन एवरी फील्ड, वेदर बैंकिंग और इंश्योरेंस और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। यहाँ तक किया ये तरह की इंडस्ट्रीज जो अभी धीरे धीरे अब ज़्यादा ही स्प्रेड होती जा रही है। अब एग्रीकल्चर, माइनिंग, फाइनेंस, ट्रेड इन सब में आ रहा है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज का। फर्स्ट क्या आएगा? दे आर सेटअप इन डेवलप्ड नेशन। देखो मल्टीनेशनल कंपनी ज़्यादातर कहाँ रहती है? डेवलप्ड नेशंस में रहती है, जो नेशंस डेवलप हो चुके हैं वहाँ पे रहती है। दे हैव ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इनका क्या रहता है? जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहता है वो कैसा रहता है? ह्यूज रहता है, ठीक है ना। दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स। और ये कैसे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं? हाई क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्स ज़्यादा है तो मतलब अच्छी इनके पास कैपिटल होती है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या रहता है? अच्छा, हाई रहता है। मल्टीनेशनल कंपनी इज ब्लेस्ड विद इंटरनेशनल रेपुटेशन। अब मल्टीनेशनल कंपनी जाहिर सी बात है जब अलग अलग कंट्री में वो वर्क कर रही है, बिजनेस ऑपरेट कर रही है तो उसकी रेपुटेशन भी इंटरनेशनली होगी, ज़्यादा लोग उसको जानेंगे, है ना। रेपुटेशन इंटरनेशनली उसकी अच्छी रहती है। देयर प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब देखो हर जगह इनकी कंट्रीज में, हर कंट्री में स्प्रेड है ये, तो क्या रहता है? इनका जो प्रोडक्ट का जो अवेलेबिलिटी होता है, जो भी प्रोडक्ट से बेचते हैं, ये हर मार्केट में कहीं भी, मतलब वर्ल्ड में कहीं भी इजीली मिल जाती है। लेटेस्ट टेक्निक इज यूज टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स। और इन लोग लेटेस्ट टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। दे प्रोसेस और रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और इनका कैसे रहता है? रिलायबल मतलब भरोसेमंद, मतलब अप टू डेट मार्केट, मतलब जैसा मार्केट सिचुएशन है वैसे इनका वर्क ये सब रहता है, ठीक है। इट इज़ प्रोफेशनली स्किल्ड एंड ट्रेन प्रोफेशनली। अब इनके जो पर्सनली भी रहते हैं, जिनके जो वर्कर्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं और स्किल्ड रहते हैं, स्किल्डफुल रहते हैं, ट्रेंड रहते हैं। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी का नाम है, ऐसे ही किसी एरे गरे को रखेंगे नहीं, ठीक है ना। जो एक्सपर्ट्स होते हैं ऐसे रखते हैं। अब एडवांटेजेस क्या होता है मल्टीनेशनल का? फर्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन। अब इनकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसे रहती है? स्ट्रॉन्ग रहती है। दे हैव एम्पल फंड्स एंड कैन इन्वेस्ट एट चीपर रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। अब देखो इनके पास एम्पल फंड मतलब भरमार रहती फंड्स की इनके पास, एंड कैन इन्वेस्ट एट चीपर रेट। और जो डेवलप्ड कंट्री रहती है वहाँ पे वो चीपर रेट मतलब कम रेट में वो इन्वेस्ट करते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स में मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉरपोरेशन यूज मोर इफेक्टिव एडवर्टाइज एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आफ्टर इंसेंटिव रिसर्च। देखो रिसर्च करने के बाद अभी अपनी मॉडर्न टेक्निक से क्या करती है? इफेक्टिव एडवर्टाइज और सेल प्रमोशन करती है ऐसी कंपनियाँ, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मल्टीनेशनल कंपनीज डेवलप अ वेरी डिफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिजल्टिंग ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा रहता है? ये अपने प्रोडक्ट को हर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ईजिली सबको डिस्ट्रीब्यूट हो और सबको आसानी से मिले, तो ऐसा इनकी सिस्टम रहता है कि हर मतलब जब भी गुड्स की ज़रूरत पड़े तो ईजिली अवेलेबल हो जाए। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब क्या रहता है? इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। कैसे? ड्यू टू द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन दे आर एबल टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज हाई स्टैंडर्ड्स एट लो रेट्स। अभी क्या बोल रहे हैं? अब इनके मॉडर्न टेक्निक्स हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं और ये गुड्स को सेल करते हैं, मतलब हर जगह अवेलेबल हो सकता है ईजिली, ठीक है ना। तो क्या रहता है? जिससे हाई स्टैंडर्ड के गुड्स मिलते आते हैं लो रेट्स में, ठीक है ना। इस वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन की अब देखो मतलब कई कंट्रीज में इनका वर्क है तो प्रोडक्शन भी लार्ज है। दे वर्क इंटरनेशनली वर्क करते हैं। सो देयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज ऑलवेज ऑन लार्ज स्केल। तो इनका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैसे रहता है? हमेशा लार्ज स्केल में रहता है, ठीक। अब क्या है? हेल्दी कॉम्पिटिशन। हेल्दी कॉम्पिटिशन में क्या है? देयर एग्जिस्ट ओपन्स द वे ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन विथ नेशनल कंपनीज। इनका देखो
ये क्या रहता है, इनका हेल्दी कंपटीशन रहता है नेशनल कंपनी से। क्यों? क्योंकि अब देखो कोई दूसरे कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप है तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो नेशनल कंपनीज़ हैं, जो वहाँ की होम की जो कंट्रीज़ हैं, उससे तो ये मल्टीनेशनल कंपनी कंपटीशन करेगी ही ना, तभी तो उसको मात देके तभी तो ये इतना हाई पे पहुँची मल्टीनेशनल कंपनी। तो वही बोल रहा है, हमेशा यहाँ पे हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता है नेशनल कंपनीज़ के बीच और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बीच। हैंस द नेशनल कंपनीज ऑल्सो प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। नेशनल कंपनीज भी प्रोवाइड करती है, पर ये रहता है कि वो दूसरे कंट्री का रहता है तो ज़्यादा नाम रहता है इस वजह से। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बाय स्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो अलग अलग कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है। इससे क्या रहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। जैसे इंडिया में भी कई कंट्रीज़ होंगी, क्योंकि इंडिया देखो अभी डेवलप्ड नहीं हुआ, डेवलपिंग कंट्री है, पर इंडिया में भी कई मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, तो इससे क्या प्रमोट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होता है अपना। ये एडवांटेजेस हो गए। अब नए नाउ लेट्स सी डिमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। क्या होता है इसमें, फर्स्ट है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में इनका ध्यान रहता है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दे आर ट्रीटेड एज सिंबल ऑफ एक्सपेक्टेशन बिकॉज देयर एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो क्या रहता है, एक्सपेक्टेशन होता है, बिकॉज देयर, अब वो क्या करते हैं, ज़्यादा रेट में बेचते हैं क्योंकि हाई इनका ब्रांडेड प्रोडक्ट रहता है, हाई क्वालिटी रहता है, प्राइस भी हाई रहता है, जिससे क्या रहता है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि वो खरीद नहीं पाते हैं, खरीदते हैं तो फिर ज़्यादा दाम देना पड़ता है, ठीक है ना, इस वजह से। इनका मेन एम क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न रहता है, तो अपने प्रॉफिट का नुकसान थोड़ी करेंगे वो। मिस यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब इसमें क्या है, दे मिस यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग वेरियस मैल प्रैक्टिसेस। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज का ये मिस यूज़ करते हैं मैल प्रैक्टिसेस यूज़ करके। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, इसमें क्या है, बाय गिविंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड चार्जिंग हाई प्राइस। तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयट कैसे करते हैं, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, मतलब कुछ भी मनगढ़ंत एडवर्टाइजमेंट दिखा देना, ठीक है ना, एंड चार्जिंग हाई प्राइस, ज़्यादा प्राइस चार्ज करना। दे एक्सप्लॉइट कंज्यूमर इन मैनी वेज। बर्थ ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। अब सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ कैसे आती है, द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द रूट ऑफ मैनी ईवल्स, ठीक है, जो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो रूट है कई ईवल्स का, ठीक है। दे वर्क विद द एम ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, नेवर थिंक ऑफ वेलफेयर ऑफ द मास। इनका जो मेन होता है वह करने का, वो क्या रहता है, प्रॉफिट अर्निंग का रहता है, वो कभी वेलफेयर के मास, मतलब वेलफेयर के बारे में ज़्यादा वो नहीं सोचते हैं। फिर क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। By big multinational companies generally interfere in internal affairs of the country to protect the and safeguard their own interest। अब देखो क्या रहता है, ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, अपने खुद को इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपनी कंपनीज को बचाने के लिए क्या करती है, कंपनी का जो मैटर्स रहता है, इंटरनल अफेयर्स रहते हैं, उस पर वो इंटरफेयर करती है। कौन सी, मल्टीनेशनल कंपनी। क्यों, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके और सेफगार्ड अपने आप को बचा सके अपने इंटरेस्ट के लिए। दे इन्फ्लुएंस बजट एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल नेशंस इवन। और वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस भी करते हैं, फर्क भी पड़ता है इनकी वजह से, जो बजट और जो नेशनल इंटरेस्ट रहता है ना छोटे मोटे नेशंस का, उसके इफेक्ट भी करता है। मिसलीडिंग पब्लिसिटी अपन ने उधर देखा था। दे एडवर्टाइज फ्रॉडलेंटली देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कस्टमर आर चीटेड मेनी टाइम्स। अब फ्रॉडलेंटली में देखा होगा आपने, खुद एड्स आते हैं, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही एडवर्टाइज होते हैं, है ना, जैसे वो फेस क्रीम का बताते हैं आप गोरा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, पर वो दिखाते हैं, तो इस वजह से वही चीज़ मिसलीडिंग पब्लिसिटी करते हैं। लॉस ऑफ टू नेशनल इंडस्ट्रीज। अब नेशनल इंडस्ट्रीज़ को जाहिर सी बात है, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज किसी कंट्री में आएगी तो वहाँ की जो कंपनीज होंगी उनको तो लॉस होगा ही। तो वही मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज एंड थ्रू देयर हाई टेक नेटवर्क, लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करते हैं, उनका नेटवर्क भी कैसा रहता है, हाई रहता है। देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री, और इनकी इस प्रोडक्ट्स हर जगह किसी भी कंट्री में इजीली मिल जाते हैं। अनलिमिटेड इज कॉज ह्यूज लॉस टू नेशनल कंपनी। अब जिससे क्या रहता है, जो नेशनल कंपनीज रहती है उनको ह्यूज लॉस होता है। दे कैन नॉट स्टैंड बिफोर देम, इससे वो खड़े नहीं हो पाते उनके सामने, बराबरी नहीं कर पाते। देयर इज ऑलवेज फियर ऑफ क्लोजर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इवन, ठीक है ना, आए समझ में। इसको आप यहाँ तक कर लेना, यहाँ तक किया, नेटवर्क्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, companies produce in large quantity and through their high tech network their products and services are available throughout the country। ये पूरा ही करना क्लास, ठीक है ना, यहाँ तक करना। फिर नेक्स्ट क्या है, इतने काफ़ी 5-6 पॉइंट्स ऑफ मेरिट्स डिमेरिट्स कर लेना। अब देखो एग्जांपल्स आएंगे, कितने फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। फर्स्ट क्या, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, मारुति सुजुकी, एल्विन निशान, सैंडोज, पेप्सी कोला, सोनी, ये सब क्या बाहर की कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में सेटअप है।
गैलेक्सो, कैडबरी, DCM टोयोटा, सीवा, कोको कोला पॉन्ड्स और ये ब्रूक बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज जो फॉरेन कंट्रीज में वर्क करती हैं, ये कौन सी कंपनीज थी? ये फॉरेन कंपनीज थी जो इंडिया में वर्क करती थी। अब ये इंडियन कंपनीज जो फॉरेन में करती है कौन सी? बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, थ्रोपर ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, JK ग्रुप्स एंड इंडस्ट्रीज, मित्तल स्टील, ठीक है ना, ये सब। अब ग्लोबल एंटरप्राइजेज में क्या आता है? फर्स्ट है ग्लोबल एंटरप्राइजेज आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सटेंड देयर इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेज इन सेवरल कंट्रीज। इसमें क्या रहता है? ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन रहता है। ये ग्लोबल बोल रहा है मतलब पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड से ये इन्फ्लुएंस करता है, तो ह्यूज रहता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, बहुत बड़ा रहता है। विच एक्सटेंड देयर इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशन, जो इनका इंडस्ट्रियल और मार्केटिंग ऑपरेशन रहता है वो थ्रू अ नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांच इन सेवरल कंट्री, मतलब एक ब्रांचेस बोलते हैं ना, शाखाएं, तो ऐसे एंटरप्राइजेस के कई ब्रांचेस होते हैं जो पूरे सेवरल कंट्रीज में पूरी तरह से फैले हुए होते हैं, ठीक है ना। देयर ब्रांचेस आर ऑल्सो कॉल्ड मेजॉरिटी ओन फॉरेन अफेयर्स, और इनके ब्रांचेस जो होते हैं उसको क्या बोल जाता है? MOFA, मेजॉरिटी ओन फॉरेन एफिलिएटेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। These enterprises operates in several areas producing different products with their business extending over number of countries। अब क्या बोल रहे हैं? ऐसे एंटरप्राइज क्या करते हैं? सेवरल एरियाज में फैले होते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ कंट्रीज में इनका एक्सटेंड होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज हैव ग्रेट हैंड्स इन एक्सपेंडिंग देयर एक्टिविटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज बताया, ठीक है ना। MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे इनका ग्रेट हैंड रहता है पूरे वर्ल्ड में क्योंकि ये फैले रहते हैं। तो आप यहाँ तक करेंगे। अब ग्लोबल एंटरप्राइजेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? फर्स्ट क्या? ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होता है क्यों? दीज एंटरप्राइज आर कैरेक्टराइज्ड बाय पोसेसिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द एबिलिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्स। अब देखो ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होता है इनके पास, फाइनेंशियल रिसोर्स रहता है प्लस, और ये जो फंड्स भी रेज करते हैं वो डिफरेंट सोर्सेस रहता है इनका, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ही ऑपरेट करते हैं, पूरे वर्ल्ड में इनका फैला रहता है ना अलग अलग कंट्रीज में, तो कैपिटल भी ज़्यादा मिलता है। फॉरेन कोलैबोरेशन में they usually enter into agreement with Indian companies pertaining to the sale of technology, production of goods, use of brand names for the final products, etc. इसमें क्या बोल रहा है? They usually enter into agreement with Indian companies, ये एग्रीमेंट में एंटर होते हैं किसके साथ? इंडियन कंपनीज के साथ, pertaining to the sale of technology। क्यों इंडियन कंपनीज के साथ एंटर करते हैं? ताकि वो टेक्नोलॉजी का बेच सकें, प्रोडक्शन कर सकें गुड्स का, यूज़ कर सकें ब्रांड नेम्स को और फाइनल प्रोडक्ट्स को, मिल के काम करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल एंटरप्राइजेस पोसेस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटीज इन देयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन, दे आर एबल टू कन्फर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना, समझ में आया। अब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे क्या रहता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और क्वालिटी स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्ड बढ़ता है, क्वालिटी इंक्रीज होती है, जिससे अपने आप एक ब्रांड बनता है। इनोवेशन में दे आर फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च विच रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट विच ओनली दे कैन एफर्ड। अब इनोवेशन में क्या होता है? ये सिर्फ इनका रिसर्च कैसा रहता है? क्वालिटेटिव रिसर्च रहता है, जिसमें क्या आता है? जिसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है? ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर होती है, और वही वो एफर्ट कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और इनका हाईली कैसा रहता है? सोफिस्टिकेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहता है। अब देखो इनोवेशन करते हैं तो हर जो बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज होती है उनका एक अलग से रिसर्च डिपार्टमेंट रहता है, जो क्या रहता है? वो मार्केट के बारे में, हर चीज़ के बारे में वो रिसर्च करते रहते हैं। तो वैसे इनका भी हाईली रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जो एंगेज रहता है ऐसे टास्क में, न्यू प्रोडक्ट्स और मॉडर्न डिज़ाइन के बारे में छानबीन खोज करते रहना कि किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है तो उसके हिसाब से अपन प्रोडक्ट्स बनाए, इस तरीके से इनोवेशन करते रहते हैं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में क्या है? देयर हेडक्वार्टर इज ऑलवेज इन देयर होम कंट्री। अब देखो ऐसी जो कंट्रीज रहती, ऐसे जो ग्लोबल एंटरप्राइजेज जो होते हैं ना, इसका जो हेड रहता है, हेड क्वार्टर्स रहता है जो मेन, वो रहता है इनके होम कंट्रीज में रहता है, मतलब जहाँ की वो कंपनी है वहीं पे उसका हेड क्वार्टर रहता है। एंड देयर एक्सरसाइज कंट्रोल और द ब्रांचेज एंड सब, और वहीं से वो क्या करते हैं? जो अलग अलग कंट्रीज में इनके जो ब्रांचेज हैं, सब्सिडरीज हैं, और उसको वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। ये होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या आ गया अपना जॉइंट वेंचर्स। अब जॉइंट वेंचर्स क्या होता है? इसमें सिर्फ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, डीमेरिट्स वेरिट्स नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सेम इसकी तरह ही पड़ता है, मल्टीनेशनल की तरह ही आता है इसका भी। जॉइंट वेंचर्स में क्या होता है? अ जॉइंट वेंचर कैन बी फ्लेक्सिबल, एक मिनट रुको, एज यू हैव स्टडीज अर्लियर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है ना। नाउ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज सो डिजायर कैन जॉइन हैंड्स विद अनदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स।
दीज टू ऑर्गेनाइजेशन में बी फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट ओन्ड और प्राइवेट. व्हेन टू बिजनेस आर एग्रीड टू ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस एंड द म्यूचुअल बेनिफिट इट गिव राइज टू जॉइंट वेंचर. अब देखो यहाँ से करना. व्हेन टू बिजनेस एग्री, दो बिजनेस जब एग्री होते हैं ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, किसी कॉमन पर्पस के लिए जब दो बिजनेस मिलके काम करते हैं, ठीक है ना, कॉमन पर्पस और म्यूचुअल बेनिफिट्स के साथ, तो ऐसे तो ये किसको राइज देता है, तो जॉइंट वेंचर्स का स्टार्ट होता है. जब दो कंपनीज, दो बिजनेस मिलके, कंपनीज नहीं सॉरी, दो बिजनेस मिलके जब एक साथ वर्क करती हैं कॉमन पर्पस म्यूचुअल बेनिफिट्स के साथ, तो जॉइंट वेंचर का राइज होता है. अब देखो वो कैसी भी कंपनीज हो सकती हैं, यहाँ पे जैसे दिया है, एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू सो डिजायर कैन जॉइन हैंड्स. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हाथ मिला सकती है साथ में, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, ओन हो, प्राइवेट हो, ठीक है ना, कोई भी कंपनीज एक दूसरे से हाथ मिला सकती हैं. और जॉइंट वेंचर कैन बी फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टीज. अब देखो जॉइंट वेंचर फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब जो पार्टीज की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता रहता है, उस तरीके से वो मिलके काम करते हैं. बिजनेस ऑफ एनी साइज कैन बी जॉइंट. अब देखो कोई भी बिजनेस का साइज हो, क्योंकि फ्लेक्सिबल बोल रहा है ऑलरेडी, तो लार्ज हो स्मॉल हो मिलके काम कर सकते हैं, तो एक यूनिट बन जाएंगे, है ना. तो कई तरह के बिजनेस, साइज में मैटर्स नहीं करता है. वेंचर्स और स्ट्रेंथ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, कैसे भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, स्ट्रेंथ कितनी हो उसकी, नो कोई मैटर्स नहीं करता. इन अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फ्यूचर द टर्म शुड बी क्लियरली स्टेटेड. अब जॉइंट वेंचर में क्या रहता है, एग्रीमेंट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स. अब जॉइंट वेंचर, अब जाहिर सी बात है, दो बिजनेस मिलके काम कर रहे हैं, तो आगे जाके कुछ झगड़ा फिर फसाद कुछ ना हो, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वो क्लियरली स्टेटेड कर लेते हैं. मतलब जो भी कंडीशंस रहते हैं उसको पूरी तरह से एग्रीमेंट के जरिए वो हर चीज़ को तय करके रखते हैं, ताकि आगे जाके कुछ दिक्कत हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो उसको सुलझाया जा सके. जॉइंट वेंचर में ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट कंट्रीज. वही एग्रीमेंट साइन करते हैं दो कंपनीज मिलके. दिस वेंचर विल बी कॉल्ड जॉइंट वेंचर ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन. अब इसमें क्या बोल रहा है, जॉइंट वेंचर ऑल्सो मे बी रिजल्ट फॉर एग्रीमेंट बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट. अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये तो सेम कंट्री के दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलते हैं. अब इसमें बोल रहा है अलग अलग कंट्रीज के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब एक साथ जोड़ते हैं तो भी जॉइंट वेंचर होता है, पर उसका क्या नाम हो जाता है, जॉइंट वेंचर ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन. ऐसे क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, जब अलग अलग कंट्री की दो कंपनी, दो बिजनेस मिलके एक साथ वर्क करें, ठीक है. इन जॉइंट वेंचर ऑल द फीचर्स ऑफ जॉइंट सेक्टर्स आर फाउंड. अब देखो जॉइंट सेक्टर के जो भी अपने फीचर्स पढ़े थे वो बिल्कुल सेम रहता है जॉइंट वेंचर्स में. अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है जॉइंट वेंचर का, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि जैसे कोई छोटा बिजनेस है, अब बड़ा बिजनेस के साथ मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा. इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, क्यों, बाहर की अगर कोई कंपनी को अपन जोड़ रहे हैं अपनी कंपनी बिजनेस के साथ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा. एंट्री इन इंटरनेशनल मार्केट, और इंटरनेशनल मार्केट में भी अपन एंट्री कर सकते हैं. शेयरिंग बिजनेस रिस्क. अब बिजनेस में देखो जो भी बिजनेस करता है उसको रिस्क तो होता ही है, पर अगर जब दो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो क्या रहता है, रिस्क बढ़ जाता है, तो वही शेयरिंग होता है बिजनेस रिस्क. बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड पर्सनल स्किल, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पर्सनल स्किल का भी बेनिफिट मिलता है. टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, टू प्रमोट लोकल सेविंग्स, ये सब पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना. गेनिंग बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है, 5-6 पॉइंट्स आप इसे कर लेना. फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर्स तो आप देख लेना ऐसे ही, वैसे कुछ इतना खास नहीं. अभी देखो एग्रीमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर्स में क्या रहता है, एग्रीमेंट में क्या रहता है, अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन एंड साइन बाय बोथ द पार्टीज. देखो जॉइंट वेंचर कैसा रहता है, रिटन एग्रीमेंट रहता है, ठीक है ना, और इसमें कौन, दोनों पार्टीज इसमें साइन करती है. द टर्म शुड बी थ्रोली डिस्कस्ड एंड नेगोशिएटेड टू अवॉइड एनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर. और देखो जो भी टर्म्स रहता है उसको थॉरोली अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाता है, उसको नेगोशिएट किया जाता है, हर चीज़ बराबर किया जाता है, ताकि आगे चल के फ्यूचर में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना हो. इस वजह से नेगोशिएशंस एंड टर्म्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट द कल्चरल एंड लीगल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टी. देखो नेगोशिएशन एंड टर्म्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट. नेगोशिएट मतलब क्या करना, नेगोशिएट को अपन क्या बोल सकते हैं, मोल भाव को बोला जाता है, ठीक है ना. नेगोशिएट मतलब मोल भाव करना, बातचीत करना, एक दूसरे से समझौता करना, ऐसा समझौता होना है, ठीक है ना. नेगोशिएशन एंड टर्म्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट द कल्चर एंड लीगल बैकग्राउंड. देखो किस चीज़ का समझौता करते हैं,
कल्चर और लीगल बैकग्राउंड जो भी होते हैं पार्टीज में, उन सब में डिस्कस करके, उन सब बातों को डिस्कस करके उस पर समझौता किया जाता है, जो भी बात हो। द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट मस्ट ऑल्सो स्टेट दैट ऑल नेसेसरी गवर्नमेंटल अप्रूवल्स हैज़ बीन ऑब्टेन। और जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स में क्या रहता है, ये सब भी लिखा रहता है कि जो भी गवर्नमेंट अप्रूवल्स रहती है। अब जाहिर सी बात है, कहीं भी आप वर्क कर रहे हैं किसी कंट्री में, तो गवर्नमेंट की सहमति होना बहुत ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट अप्रूवल्स भी आपको इजीली मिल जाए, तो ये सब उसमें भी ऐसा कुछ उसमें रहता है, ठीक है ना। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं जॉइंट वेंचर्स के? फर्स्ट है द जॉइंट वेंचर बिजनेस पूल्स इन फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इज एबल टू फेस मार्केट चैलेंजेस एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब ऐसी बात है, बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज में मतलब फेस करता है मार्केट को, मतलब मार्केट में जो सिचुएशन उसको फेस ऑफ करता है, चैलेंजेस को, जो भी मार्केट के चैलेंजेस हैं, और एडवांटेजेस लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, क्योंकि देखो मार्केट हमें थ्रेड्स भी प्रोवाइड करता है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब अपन को ये समझना है कि हम उस जो सिचुएशन आ रही है हम उसको किस तरह से डील कर रहे हैं। या तो हम उससे डर जाएंगे तो हमारे लिए वो सब नुकसान करेगा, और यदि अपन ने इसको सही तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो हम उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो वो सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो जॉइंट वेंचर यही सब देखता है, फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज से चैलेंजेस को फेस करता है और उससे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाता है। द जॉइंट वेंचर बिजनेस ग्रो एंड एक्सपेंड मोर क्विकली एंड इफिशिएंटली। और ऐसे बिजनेस क्या रहता है, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। When a business enters into a joint venture with another country and country's partner, it opens up the vast growing market. अब देखो कोई भी बिजनेस जब जॉइंट वेंचर में एंटर होता है, जैसे कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के बिजनेस के साथ दोनों बिजनेस मिलकर काम करते हैं, तो वास्ट ग्रोइंग मार्केट होता है। दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेजेस ऑफ द एस्टैब्लिश चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसे पहले किसी बिजनेस से अच्छा अपना एस्टैब्लिश चैनल बना के रखा है, तो जब जो कंपनी मिल के काम करी, जाहिर सी बात है वो भी उस चैनल का भरपूर इस्तेमाल करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों में एक सा हो गए हैं इसलिए, ठीक है। दे आर एबल टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट देयर ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। आप इसके कम से कम ये 5 पॉइंट कर लेना काफ़ी है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, पीपीपी और P3। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज सिस्टम वेयर द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली टू प्रोवाइड सर्विस ऑफ द इकोनॉमी कीपिंग इन कंसिडरेशन द बिजनेस पर्सपेक्टिव। अब देखो अपने जॉइंट वेंचर पढ़ा क्या था, जब दो बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, जब दो बिजनेस मिलके वर्क करते हैं। अब पब्लिक प्राइवेट में क्या रहता है, जब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके वर्क करती है, बिजनेस चलाती है, ठीक है ना। ये लिखा ना, पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है म्यूचुअली टू प्रोवाइड सर्विस टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मिलके काम करते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बियर रिस्क रिलेटिंग टू द फाइनेंस। अब दोनों साथ में मिलकर काम करें तो रिस्क भी बियर करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इट इज़ दस कॉल्ड PP3। PP बोला जाता है, P3 बोला जाता है, ठीक है ना। द पार्टनरशिप बिटवीन टू सेक्टर्स इज मेजोरिटी ऑफ फाइनेंस डिजाइनिंग ओवरऑल डेवलपमेंट। अब देखो ये देखो जो मॉडल रहता है P3 का, वो गवर्नमेंट की मेजर से क्या रहता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एजुकेशन सेक्टर में, टू इस्टेब्लिश स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अब देखो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स मिलकर वर्क करेंगे, तो जैसे एजुकेशन की तरफ काम कर रहे हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्रॉफिट अर्न करेगा और गवर्नमेंट जो रहेगी, वो पब्लिक सेक्टर जो रहेगी, वो क्या करेगी, ज़्यादा वेलफेयर के लिए काम करेगी, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई टू स्टोर वाटर टू मेक इट वर्थ ड्रिंकिंग एंड देयर आफ्टर इट डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर सप्लाई में देखा जाए तो फॉर हैंडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में टू स्टैब्लिश टोल पोल्स एंड रोडवेज एंड एक्सपेंड रेलवेज। कलेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। इन तरीके में सब मिलके ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, ठीक है ना। तो ये अपना प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइज का चैप्टर यहीं तक था।